फ्रेंड, वेलकम टू अड्डा 24/7। माई सेल्फ आकांक्षा। आज हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। आप सब ने एक मुहावरे तो सुना होगा, आया राम गया राम। तो चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। गया लाल का उदाहरण है, हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में 3 पार्टी बदले थे। इस वजह से तभी से कुछ लीडर ने इसे क्योट किया। ये तो जैसे आया राम गया राम। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। देखिए, एक अमेंडमेंट्स हुआ था जो 52 अमेंडमेंट्स कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एंड इसके कुछ संवैधानिक बदलाव भी हुए थे। पहला आर्टिकल्स 101 में हुए थे, एंड देन आर्टिकल्स 102 एंड देन 190 में हुए थे। फिर और एक संशोधन हुआ था, 191 संशोधन हुआ था जो अयोग्यता के नए नियम पर आधारित है। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लाभ और मंत्री पद की जो अपॉर्चुनिटिज्म है के लिए था ये। ठीक है, अब उस अयोग्यता के 4 पिलर्स हैं, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है स्वच्छता से त्याग पत्र। यदि कोई सदस्य अपनी राजनीतिक पार्टी की प्राथमिकता सदस्य स्वच्छता से छोड़ दे। समझ लो कोई एमपी और एमएलए है, वो अपनी पार्टी को छोड़ दे रहा है, किसी दूसरे पार्टी में चला जा रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड इज व्हिप का उल्लंघन। पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध सदन में मतदान करना या मतदान से अनुपस्थिति रहना, ये व्हिप होता। मतलब व्हिप का मतलब होता है एक इंस्ट्रक्शन कि कैसे वोटिंग करना है, क्या करना है, उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको मानना पड़ेगा, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंड इज निर्दलीय सदस्य। इसका मतलब होता है चुनाव जीतने के बाद यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। समझ लो कोई पार्टी है, यहाँ पे हम किसी पार्टी को डिकोड नहीं करेंगे, बट कोई पार्टी है, वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चली गई, अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। ठीक है, एंड थर्ड इज मनोनीत सदस्य। शपथ लेने के 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद यदि वो किसी राजनीतिक दल की सदस्य ग्रहण करे। मतलब अगर कोई किसी पार्टी में है, 6 महीना हो गए हैं, फिर वो किसी न्यू पार्टी में जाता है, ऐसा करता है, अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब देखो व्हिप क्या होते हैं। ठीक है, पहले जानेंगे व्हिप क्या होता है। व्हिप एक डायरेक्टिव है, एक निर्देश है, एक इंस्ट्रक्शन है। व्हिप राजनीतिक दल द्वारा सदन में उपस्थित रहने और वोट करने का लिखित निर्देश है। कैसा निर्देश है ये रिटन फॉर्म में दिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो दे देगा व्हिप के डायरेक्टिव कैसे हैं, ओरल फॉर्म या फिर रिटन फॉर्म। तो क्या होगा, यहाँ पे रिटन फॉर्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखित निर्देश होते हैं। आप क्वेश्चन जब एग्जामिनर बनाएगा तो फिर यहीं पे स्टूडेंट लैग करेगा, लिखित है कि ओरल है, तो ये लिखित है। ठीक है, अब इसकी बाध्यता कुछ है। सदस्य को दल के निर्देशानुसार ही वोट करना होता है, व्यक्तिगत राय का कोई स्थान नहीं होता है। मतलब जो पार्टी का जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसे बेस्ड करना होता है। इंडिविजुअल कोई डिसाइड कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड थर्ड इज क्षमादान। यदि सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है लेकिन पार्टी उसे 15 दिनों के भीतर क्षमादान दे दे तो सदस्यता बची रहेगी। अगर आप समझ लो आप किसी पार्टी में आप व्हिप का उल्लंघन कर दिए, लेकिन उसका उल्लंघन करे, उसके इंस्ट्रक्शन को नहीं मान रहे हो, बट क्या अगर उसे 15 दिनों के भीतर क्षमा दे दे तो सदस्यता बच जाएगी। अगर 15 दिन के भीतर कुछ डिसीजन उस पर दे दे तो आपकी सदस्यता बच सकती है। बट अगर 15 दिन के बाद 1 महीना 2 महीना ऐसे हुआ तो फिर आपकी सदस्यता खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब देखो इसके कुछ केसेज आए हैं, कुछ निर्णय हैं, कुछ इसके पहला है स्पीकर। स्पीकर को क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी। दल बदल पर अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है।
अब पूछ देगा कि जो इसमें एंटी डिफिक्शन लॉ है इसमें निर्णय कौन लेता है, ठीक है। वो कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा, कुछ भी इसमें ऑप्शन देंगे, बट आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्पीकर होगा, ठीक है। स्पीकर लेता है। संविधान में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब ये भी है कि इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप कितना जैसे आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कुछ मतलब कितना भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है। फिर देखो, अब एक केस आया था कि होलोहन केस, और ये आया था 1992 में, कि होलोहन केस 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायालय निर्णय प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब इसका हुआ जो स्पीकर बोल दिया वही होगा, उसमें कोर्ट का कुछ भी उल्लंघन नहीं करेगा, ठीक है। अंतिम निर्णय के बाद सुनवाई होगी। अब देखो ये शब्द केवल, अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, न्यायालय निर्णय प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल अंतिम निर्णय के बाद ही सुनवाई करेगा। अब स्पीकर समझ लो कोई डिसीजन इस पे ले लिया, अब उसको कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसी के डिसीजन को मानेगा, ठीक है, फिर उस पर कुछ अपना जजमेंट देगा। अब एक संशोधन हुआ था जो 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, तो हम इसको देखेंगे। हटाया, उसमें से क्या हटाया गया और क्या नए नियम जोड़े गए, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो क्या होता था, 1/3 सदस्य द्वारा पार्टी के विभाजन पर अयोग्यता से बचने का पुराना नियम समाप्त हो गया। पहले तो 1/3 में ही हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी पार्टी को दूसरे पार्टी में विलय को तभी वैध माना जाएगा जब कम से कम 2/3 सदस्य पक्ष में रहेंगे। पहले क्या होता था, पहले तो हम 1/3 कर लेते थे, ठीक है, अब 2/3। तो क्या हुआ, डिफिकल्ट हुआ ना, वन से कहा गया 2/3 मेंबर चाहिए, तो थोड़े से इसके जो प्रोसेस है वो क्या हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब देखो, अब हम इसके कुछ PYQ देखेंगे, एंटी डिफिक्शन लॉ के जो एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया था 2014 में आया था, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे, जैसे 81 संविधान संशोधन अधिनियम, 49, 52 या 53। तो आपका आंसर क्या होगा, 52 अमेंडमेंट्स एक्ट 1985 होगा, ओके। फिर 2023 में फिर एक क्वेश्चन इससे रहा, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। ये 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, और अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, अभी हम बताएं, स्पीकर करता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब देखिए मेंस में इसके कैसे क्वेश्चन आए हैं 2021 में। दल बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा, इसको आप कैसे लिखोगे। फिर 2023 में भी क्वेश्चन इससे आया था, दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष किसी की शक्तियां और न्यायिक समीक्षा के दायरे पर चर्चा करें। तो इसमें सबसे बड़ा हीरो कौन होता है, स्पीकर होता है। अब स्पीकर को कितना क्या उसकी पावर्स है, सब आप इस पे पॉइंट फॉर्म में लिखिए, पहले इंट्रो लिखिए, फिर इसके ऑब्जेक्टिव लिखिए, ऐसे सब लिखिए, लिखना था। अब सोचिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस में 2014 में, 2021 में, 2023 में प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हमेशा क्वेश्चंस आया है। तो जो 2027 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2027 में भी ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ऐसा हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आई होगी। तो चलिए 2 मिनट का रिवीजन करते हैं। आप सबने पहले क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले एंटी डिफिक्शन लॉ क्या था, ये न्यूज में क्यों था।
फिर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाया, आया राम गया राम करके, ठीक है। फिर इसके PYQ दिखाया, कैसे PYQ क्वेश्चन आए थे, कैसे प्रीलिम्स में आए थे, कैसे मेंस में आए थे। फिर इसके स्पीकर्स के रोल क्या होते हैं, फिर इसमें मैंने केसेस को बताया। फिर क्या किया, 360 डिग्री सारे के सारे चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप आप सब ने समझ गए होंगे कि कैसे इसको परीक्षा में, कैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे इसको लिखेंगे, कैसे इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, कैसे इसके इंट्रो होंगे, सब कुछ समझ लिया होगा। आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।